एक परिवार जो कुछ बातों को भूल जाना चाहता था, लेकिन आज फिर एक कहानी, एक ऐसी घटना जो एक परिवार के लिए नासूर साबित हो रही है। एक ऐसा जख्म जो फिर ताज़ा हो चुका है। आज उसी जख्म के, उसी कत्ल के चर्चे एक बार फिर बाजारों में, शहरों में शुरू हो चुके हैं। आखिर ऐसा क्या होता है? दरअसल साथियों, एक 2024 में कत्ल होता है और कत्ल इतना भयानक होता है कि उसकी गूंज देश प्रदेश तक गूंजने लगती है, उसकी चर्चाएं होने लगती हैं। और आज उसी केस पर फैसला आया है और जज ने जब उस फैसले को सुनाया है तो उसे सुनकर सभी हैरान रह गए हैं। कातिल बच निकलता है। आखिर ऐसा क्या हुआ? दरअसल साथियों, आज कहानी उसी महिला की है। एक महिला जो 40 साल की खूबसूरत महिला रहती है, अपनी भूख मिटाने के लिए वो एक 16 साल के लड़के से मोहब्बत कर बैठती है और फिर लड़का, बाली उम्र का लड़का, नासमझ लड़का ऐसा काम करने लगता है, उस महिला का साथ देने लगता है और फिर उस महिला के साथ खुद भी और फिर दोस्तों के साथ मिलकर ऐसा खेल खेलता है कि फिर एक कत्ल हो जाता है। और कत्ल ऐसा होता है कि एक परिवार जिंदगी भर उस कत्ल से उबर नहीं पाता है, उसके चर्चे चारों तरफ होने लगते हैं। तो नमस्कार साथियों, आज कहानी उसी महिला और उसी 16 वर्षीय लड़के की है। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में एक लड़का जो कि बेहद हंसता खेलता रहता है। लड़के का नाम रहता है राम बाबू। राम बाबू बेहद शरीफ लड़का रहता है। उसके पिताजी बिहार के रहने वाले होते हैं। बिहार से वह रोजी रोटी के लिए, कमाने के लिए पश्चिम बंगाल शिफ्ट हो जाते हैं, कोलकाता शहर में। और कोलकाता शहर में जब शिफ्ट हो जाते हैं तो कोलकाता में अपना खुद का व्यापार करते हैं। अब धीरे धीरे व्यापार चलने लगता है, अच्छा खासा चलने लगता है, कपड़ों का व्यापार रहता है। इधर उनका जो इकलौता लड़का रहता है राम बाबू, वो वहाँ पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करते समय जो भी समय बचता वो अपने पिताजी के साथ दुकान पर वक्त गुजारा करता था। अब इधर धीरे धीरे दुकान का भी काम सीख चुका था। अब उसके पिताजी सोचते हैं कि जैसे ही लड़की की पढ़ाई खत्म होगी वैसे ही उसकी शादी कर देंगे, क्योंकि व्यापार खुद का है। वो जानते थे कि लड़का कोई सरकारी नौकरी करेगा नहीं और लड़का जो था वह व्यापार में काफ़ी रुचि रखता था। वो भी कहता था कि पिताजी मैं बड़ा हो जाऊंगा तो व्यापार ही करूंगा। और धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। अभी तक उम्र उसकी 20 साल हो जाती है। 20 साल हो जाती है तो उसके पिताजी सोचते कि क्यों ना इसकी शादी कर दी। लेकिन जो लड़का रहता है राम बाबू, वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी मुझे भी शादी नहीं करनी है, मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है, मेरे कुछ सपने हैं जो सपनों को मैं पूरा करना चाहता हूँ। मैं अपने माँ को अभी तीर्थ स्थलों पर ले जाना चाहता हूँ। उसके पिताजी कहते हैं ठीक है, तुम तीर्थ स्थल पर जाओ, माँ को घुमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो अपनी ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए अपनी माँ को कभी उज्जैन तो कभी जम्मू तो कभी मध्य प्रदेश, हर जगह टूर पर लेकर जाता था। हमेशा घूमता रहता था, कहीं ना कहीं किसी न किसी, कभी कभी व्यापार के काम से भी वो घूमता रहता था, कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए घूमता रहता था। इधर माँ की भी उसकी धीरे धीरे उम्र होने लगती है। अब माँ की उम्र उसकी 45 से 50 साल हो जाती है। धीरे धीरे उसकी माँ की तबीयत खराब होने लगती है, हालत बिगड़ने लगती है। अब वो सोचता है कि आखिर अब वह माँ को देख कर जीता था, माँ की तबीयत काफ़ी खराब हो चुकी है तो उसका काम कैसे चलेगा। अब इधर देखते ही देखते राम बाबू की उम्र अब 32 साल गुजर चुकी थी। 32 से 33 साल का हो चुका था। पिता बार बार कहता कि बेटा शादी करो, लेकिन राम बाबू कहता था नहीं पिताजी, अभी शादी नहीं करनी है मुझे, शादी मैं बाद में करूँगा। इधर साथियों, जैसे ही माँ की तबीयत खराब होती है इधर राम बाबू परेशान होने लगता है। अब घर का खाना पीना, झाड़ू पोछा सब कुछ राम बाबू करने लगता है। राम बाबू भी अब परेशान होने लगता है। परेशान होकर पिताजी से कहता है पिताजी एक काम करिए, आप शादी कर दीजिए एक अच्छी लड़की देखकर जो आकर मेरी माँ की सेवा करे, आपकी सेवा करे। पिताजी कहते हैं ठीक है बेटा, मैं बात करता हूँ। वह फिर बिहार जाते हैं और बिहार जाकर अपने कुछ रिश्तेदार से बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि मैं राम बाबू की शादी करना चाहता हूँ।
कोई अच्छी लड़की हो तो बताइए। आपको तो पता ही है कि कलकत्ता में हमारा फ्लैट भी है, अपना खुद का मकान है और अपनी तमाम चीज़ें वहाँ पर मैंने बना रखी हैं, दुकान भी है खुद का। अब इधर रिश्तेदार सोचते हैं कि काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहा है शहर में, क्यों ना अच्छी सी शादी करा दी जाए राम बाबू की। अब वो एक लड़की देखते हैं और लड़की का नाम रहता है शविता। शविता की फ़ोटो भेजते हैं और कहते हैं कि देखिए, आपको मैंने एक फ़ोटो भेजी, अगर लड़की अच्छी हो तो मैं उससे शादी करा दूँ। बेहद पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की है। इधर जब राम बाबू के पिता श्याम सिंह जब देखते हैं फ़ोटो तो वो खुश हो जाते हैं, कहते हैं लड़की तो बहुत खूबसूरत है, इसी से शादी करनी चाहिए। अब वो राम बाबू जब शाम को आता है तो कहते हैं कि राम बाबू देखो, तुम्हारे लिए हमने एक लड़की का फ़ोटो मंगवाया है, देखो कैसी है। राम बाबू देखता है तो कहता है लड़की तो बहुत अच्छी है। वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है माँ देखो ये लड़की कैसी है, अगर तुम्हें पसंद आएगी तभी मैं शादी करूँगा। लड़की बेहद खूबसूरत रहती है, माँ को कई नज़रों में पसंद आ जाती है और उसकी माँ कहती है कि बेटा लड़की तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लग रही है, बेहद खूबसूरत है, तुम इससे शादी कर लो। कहता है ठीक है माँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो अपने पिता से कहता है पापा एक काम करिए, चलिए चलकर बिहार में ही किसी मंदिर वगैरह पे या किसी होटल वगैरह में बुलाकर लड़की से मुलाकात कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि आजकल समय काफ़ी ख़राब चल रहा है। बातचीत करने से हमें पता चल जाएगा कि लड़की किस कैटेगरी की है, उसका चाल चलन कैसा है। अब यहाँ तक तो राम बाबू बहुत सही था। अब उसके पिताजी कहते हैं बेटा तुम सही कह रहे हो, चल के एक बार देख लिया जाए। अब वो पहुँचते हैं पटना, पटना के एक मंदिर में उसे बुलाते हैं और बुलाने के बाद सविता को माँ देखती है, बातचीत करती है। सविता की माँ हाथ पकड़ कर कहती है बेटा कुछ करना या ना करना, लेकिन मेरे बेटे को हमेशा खुश रखना। मुझे एक गिलास पानी मत देना, लेकिन मेरे बेटे को हमेशा खुश रखना। मेरा बेटा काफ़ी भोला भाला है और बहुत प्यारा लड़का है, तुम बहुत खुश रहोगी। लड़की कहती है जी माँ जी, मैं बिल्कुल आपके बेटे की और आपके परिवार की मैं सेवा करूँगी, एक अच्छी बहू बनकर शादी करूँगी। इधर शादी हो जाती है साल 2023 में, नवंबर का महीना रहता है। शादी होने के बाद अब पटना में धूमधाम से शादी होती है। शादी होने के बाद कुछ दिन वह अपने गांव गुजारता है। अब गांव पे रहन सहन उतना अच्छा था नहीं, सुविधाएं थी नहीं, तो फिर वो अपनी पत्नी को लेकर अपने पिताजी और माँ जी के साथ इधर कलकत्ता आ जाता है, जहाँ पर उसका बिजनेस भी चल रहा था। बिजनेस भी हफ्तों से बंद था। अब आकर वहाँ अपने फ्लैट पर शिफ्ट हो जाता है अपनी पत्नी के साथ और फिर बिजनेस देखने लगता है। धीरे धीरे बिजनेस देखने लगता है तो एक लड़का पास का ही रहने वाला वो आता है और कहता है कि भैया मुझे कोई कोचिंग बता दीजिए, मुझे पढ़ाई करनी है। 16 साल का लड़का रहता है, नाम रहता है उसका अमन। अमन कहता है मुझे पढ़ाई करनी है, कोचिंग बताइए कोई हो तो। अक्सर उनके घर आता जाता था। तभी वो कहता है, राम बाबू कहता है कि देखो मैं पूछता हूँ, मेरी भी पत्नी काफ़ी पढ़ी लिखी है, अगर तुम चाहो तो वह तुम्हें पढ़ा देगी। अब वो अपनी पत्नी से बातचीत करता है, कहता है देखो घर में अकेली बैठी रहती हो, एक लड़का है जो बहुत अच्छा है, क्या तुम उससे कोचिंग पढ़ा सकती हो? वो कहती है क्यों नहीं, मैं पढ़ा सकती हूँ, उस लड़के को बुलाइए। लड़का जाता है और जाने के बाद अमन बातचीत करता है सविता से। फिजिक्स केमिस्ट्री और तमाम सब्जेक्ट रहते हैं। पढ़ने के लिए जब बात करता है तो सविता कहती है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ा दूंगी, लेकिन उसकी फीस लगेगी। मुस्कुरा कर कहती है तो अमर कहता है ठीक है, मैं फीस देने के लिए तैयार हूँ। तभी एक लड़का जो उसका दोस्त रहता है, वह वहाँ किराए पे रहता था, वह भी पढ़ाई करना चाहता था, कोचिंग करना चाहता था। और इधर राम बाबू के फ्लैट पर एक कमरा खाली रहता है। जब अमन उस अपने दोस्त बरकत अली नाम रहता है उसे लेकर आता है और कहता है ये पढ़ना चाहता है। बरकत अली को लेकर जाता है और सविता से बताता है कि देखिए मैडम, ये लड़का यहाँ किराए पे रहता है, अकेले ही रहता है और ये भी पढ़ना चाहता है। सविता दोनों को अच्छे से पढ़ाती है, लेकिन एक दिन पैसे की कुछ कमी आ जाती है तो बरकत अली कहता है कि मैम मेरे पास पैसे हैं नहीं, मैं फीस नहीं दे पाऊँगा। सविता कहती है आखिर ऐसी क्या बात है, तुम फीस क्यों नहीं दे पाओगे? बरकत अली कहता है कि इस बार गाँव से पैसे नहीं आए हैं और वो भी बिहार का रहने वाला होता है। पैसे नहीं आए हैं इसलिए मैं यहाँ पर कुछ काम धाम कर रहा था, लेकिन
पैसे अभी मिले नहीं हैं और रूम भाड़ा भी देना है, मकान मालिक मुझे घर से बाहर करने वाला है। सविता अपने पति राम बाबू से बात करती है और कहती है ऊपर वाला जो एक कमरा खाली है, इस बरकत अली को दे दो, काफ़ी अच्छा लड़का है, अमन भी यहीं पर आकर रहेगा और बातचीत करेगा, पढ़ाई करता रहेगा, मेरा भी टाइम पास होता रहेगा। इधर राम बाबू एक छोटा सा कमरा रहता है, वह उसे किराए पर दे देता है। अमन और बरकत अली दोनों अब उस कमरे पर अक्सर दिनों रात रहते हैं। अमन कभी घर जाता तो कभी राम बाबू के कमरे पर बैठकर पढ़ाई करता। धीरे धीरे दोनों की नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ जाती है। इधर अमन धीरे धीरे बातचीत करते करते अब सविता से काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ा लेता है, अपने ही मैडम से काफ़ी नज़दीक आ जाता है और इतना नज़दीक आ जाता है कि अब मैडम भी एक दिन अगर अमन नहीं आता तो सविता परेशान हो जाती थी। वो बरकत अली से कहती थी कि तुम देखो बरकत अमन क्यों नहीं आया है। बरकत फ़ोन करता, अमन बताता कि मेरी तबीयत खराब है, तो सविता उससे मिलने के लिए उसके घर पर भी चली जाती थी। इधर अमन अब अक्सर उसके कमरे पर आने लगता है। एक दिन बरकत अली छुट्टियों में अपने घर चला जाता है, लेकिन अमन वहीं रह रहा था। अमन कमरे पर कोई था नहीं, अमन अकेले उस कमरे पर जाता है, कहता है मैडम बस मुझे लगा कि आज मिल लेना चाहिए आपसे, इसलिए मैं मिलने के लिए आया हूँ, बहुत मन कर रहा था आपको देखने का। सविता कहती कोई बात नहीं, बैठो मैं चाय बनाती हूँ। चाय बना कर लाती है और चाय पीती है, फिर दोनों बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करते करते लड़के की एक गर्लफ्रेंड होती है, उसका फ़ोन आ जाता है। अब उससे वो बात करता है, फिर सविता ये सारी बातें सुन लेती है। सविता कहती तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? अमन कहता है हाँ मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मैं उसे बहुत चाहता हूँ। अब सविता यह सब बात करती है और खुलकर बातें करने लगती है, दोनों खुलकर बातें करने लगते हैं। अब सविता उस लड़के की आंखों में देख रही थी और उसे पसंद करने लगी थी। अमन भी बातों ही बातों में इतना भूल जाता है कि अब सविता उसे छूने लगती है और उसे पकड़ने लगती है। इधर अमन भी भूल जाता है वो किसके साथ बैठा हुआ है। अब वह भी साथ देने लगता है और सविता और वह दोनों एक दूसरे के होने लगते हैं, दो जिसमें एग्जाम होने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि अब दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनने लगता है। अब जब भी मौका मिलता था सविता अपने प्रेमी अपने स्टूडेंट अमन को बुलाकर कमरे पर ही शारीरिक संबंध बना लिया करती थी, फिजिकल रिलेशन बना लिया करती थी, उसके साथ घूमने भी जाती थी। राम बाबू भोला भाला दुकान पर बैठा रहता था, उसे कुछ पता नहीं था। वह सोचता था कि शायद ये छोटा सा लड़का 16 साल का ये क्या कर सकता है। 16 साल के लड़के को लत थी मोबाइल की, वो अक्सर मोबाइल देखा करता था। अब इधर बैठ कर आए दिन अपने मैडम से गंदी गंदी बातें करता, फ़ोन पर भी बातें करता। और राम बाबू बिल्कुल निडर था, उसको बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी बीवी के साथ क्या हो रहा है, उसके परिवार के साथ क्या होने वाला है। इधर दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि अब यह बात बरकत अली को भी पता चल जाती है और बरकत अली का एक दोस्त होता है अफजल, अफजल को भी पता चल जाता है और अफजल भी कभी कभार कमरे पर आता था। अब तीनों बैठकर मैडम से बातें करते। अफजल पढ़ाई नहीं करता था, अफजल काम करता था, उसकी छोटी सी दुकान थी, लेकिन घूमने के लिए कभी कभार आता था अमन के साथ। इधर अमन बिल्कुल पागल हो जाता है, अब वो अपनी गर्लफ्रेंड को भूल जाता है और सविता मैडम के प्यार में खो जाता है। कई कई बार तो वह घर भी नहीं जाता, पार्टी के बहाने किसी न किसी बहाने अपने दोस्त के यहाँ बरकत के पास रुक जाता था और फिर जैसे ही रात होती थी नींद की दवाइयाँ खिलाकर अपने ससुर को, अपने सास को और फिर अपने पति को सविता सुला देती थी और फिर अमन के साथ दोस्त के ही कमरे पर अपना काम करती थी, अनैतिक कार्य करती थी और उसका दोस्त वहीं बैठा रहता था या फिर कभी कभी बाहर भी चला जाता था। वो सब कुछ जानता था। इधर उसके साथ अमन के साथ इतनी घनिष्ठ मित्रता थी, बरकत किसी से कुछ कहता नहीं था। अमन कहता था मैं इससे शादी करूँगा, ये बहुत खूबसूरत लगती है और मुझे काफ़ी पसंद है, मुझे जो चाहिए वो सब मिलता है। अब इधर सविता पैसे भी दिया करती थी, खर्च किया करती थी, कभी मोबाइल के लिए गिफ्ट करती थी, कभी कपड़े के लिए गिफ्ट करती थी। अब इस पर अमन बिल्कुल लट्टू हो जाता है, लट्टू हो जाता है और सविता से कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं आपको चाहता हूँ। इधर सविता कहती है मैं खुद शादीशुदा हूँ और मैं ऐसा काम नहीं कर सकती हूँ, मेरा खुद का एक पति भी है, मैं शादीशुदा हूँ और राम बाबू को ये पता चल जाएगा कि तुम ये सब कर रहे हो तो क्या करेंगे। अमन कहता है कुछ नहीं होगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है।
तभी कहीं से रात में अमन घर गया होता है और वो फ़ोन पर बातें कर रही थी। और इधर राम बाबू सुन लेता है। राम बाबू सुन लेता है तो सविता से कहता है कि देखो, तुम जिस तरह से लड़की से बाहर जाकर बात कर रही थी, मुझे शक हो रहा है। क्या वो अमन था? कहती है सविता, हाँ वो अमन था, कुछ सवाल पूछ रहा था। तभी राम बाबू कहता है कि रात के 12 बज रहे हैं। रात के 12 बजे वो कौन सा ऐसा सवाल पूछ रहा था जो तुमसे समझा रही थी? इधर सविता डर जाती है कि कहीं राम बाबू को पता न चल जाए, फिर न भूल जाए। राम बाबू को शक होने लगता है। बाद में वो मोबाइल चेक करता है तो देखता है कि कुछ ऐसी चीज़ें उसमें हैं, कुछ तस्वीरें हैं जो आपत्तिजनक है। वो समझ जाता है, शहर में रह रहा था, वो सोचता है कि अगर यह बात मैंने माँ को और पिता को बताई, पिताजी को, तो उनको काफ़ी कष्ट होगा। क्यों न इस मामले को ही रफा दफा कर देते हैं। अब वो सबसे पहले बरकत को कहता है कि तुम कमरा खाली कर दो। इधर सविता मना करती है लेकिन कहता है कि तुम चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो, वरना आज के बाद तुम बोलने के लायक नहीं रहोगे। सविता समझ जाती है कि शायद कोड खुल चुका है। अब इधर वह कमरे को खाली करा देता है। अमन को घर आने के लिए मना कर देता है, कहता है आज के बाद तुम घर पर मत आना, तुम कहीं और जाकर कोचिंग कर लो, तुम्हें घर पर आने की ज़रूरत नहीं है। तो सविता भी कई दिन हो जाते हैं, अब अमन अपने घर चला जाता है, उससे बात नहीं होती, फ़ोन बंद हो जाता है। दोनों काफ़ी परेशान होते हैं, दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेकरार थे। तभी सविता मौका पाकर फ़ोन करती है अपने ही पति के फ़ोन से और कहती है कि देखो, तुम कल मिलने के लिए आना, जब मेरा पति दुकान पर चला जाएगा तो। धीरे से जब उसका पति अगले दिन दुकान पर चला जाता है तो अमन मिलने के लिए जाता है। वो उससे मिलती है और कुछ बातें करती है, बात करती है और फिर उसके बाद उसे घर भेज देती है। अगले दिन वो अपने पति से कहती है कि एक काम करिए, कुछ काम है, मुझे मार्केट जाना है, मुझे मार्केट लेकर चलिए। मार्केट लेकर जाती है, कुछ सामान खरीदती है, कुछ ज्वेलरी वगैरह खरीदती है और फिर शाम हो जाती है। शाम होने के बाद वह कमरे पर आता है। पिताजी और उसकी माँ गांव गए होते हैं किसी काम से, घर पर कोई नहीं था और वह कमरे में सो रहा था और इधर सविता भी कमरे में सो रही थी। तभी अचानक गोलियों की आवाज़ आती है। गोलियों की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सविता जोर जोर से चिल्ला रही है और कुछ लोग वहाँ से गोली चलाकर भाग रहे हैं। 3 लोग, एक बाइक पर 3 लोग सवार थे और फिर जैसे ही राम बाबू को अस्पताल ले जाया जाता है, उसकी मौत हो जाती है। अब उसके पिताजी को पता चलता है, पिताजी रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं, माँ बेहोश होने लगती है। फौरन ही पहुँचते हैं कलकत्ता और उसके बाद पुलिस से जांच पड़ताल की बात होती है, शिकायत दर्ज होती है। साथ ही जब शिकायत दर्ज होती है तो पुलिस कॉल डिटेल्स निकालती है, कुछ CCTV फुटेज निकालती है। फिर यही तीनों लड़के पकड़े जाते हैं। तीनों लड़के पकड़े जाते हैं, अमन और जो एक लड़का रहता है अफजल और बरकत, यही तीनों ने मिलकर उस घटना को अंजाम दिया था। लड़के पकड़े जाते हैं तो पूछा जाता है कि आखिर ऐसा तुमने क्यों किया? तो बताता है कि साहब, जो राम बाबू की पत्नी है सविता, उससे मैं बेहद प्यार करता हूँ। तो अमन होता है, यह बात वो कहता है, प्यार करता हूँ और सविता से हमारी बातचीत नहीं हो पा रही थी, उसका पति रुकावट पैदा कर रहा था, इसलिए उसकी पत्नी ने प्लान बनाया। सविता ने मुझसे कहा कि एक काम करो कि मेरे पति को निपटा दो, अगर इसे निपटा दोगे तो ये नहीं रहेगा और बिजनेस यहाँ पिताजी करेंगे, गांव तो जाएंगे नहीं, तो फिर हमारी तुम्हारी मुलाकात होती रहेगी। अब एक पत्नी अपने ही पति को मरवा देती है, अपने ही नाबालिग प्रेमी से। लेकिन 2 लड़के, जो अफजल और एक बरकत होता है, दोनों बालिग होते हैं, उनकी उम्र 18 और 19 साल की है। अब इधर केस चलने लगता है, पत्नी भी जेल चली जाती है और वह तीनों आरोपी भी जेल चले जाते हैं। इधर पति और पत्नी यानी कि राम बाबू के माता पिता साथ थे, खाना बनाते थे, खाते थे, किसी तरह जिंदगी कट रही थी बेटे की याद में। तभी कोर्ट का फैसला आता है और यह मामला 23 अप्रैल साल 2024 का होता है और फैसला आता है 3 अगस्त को। फैसला आता है तो कोर्ट उस पर कहती है कि 2 जो हैं अफजल और बरकत, दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है, 10-10 हज़ार रुपये जुर्माना। और जो अमन होता है वह 16 साल का था उस समय, कत्ल के समय, तो उस पर अभी सज़ा पर रोक लगी हुई है, उसे अभी बाल सुधार गृह में भेजा गया है। अब इस तरह से जो मेन कातिल होता है, जिसके लिए सब कुछ होता है, वो तो अभी बचा हुआ है और 2
जिनका कोई कसूर नहीं था, सिर्फ इतना कसूर था कि वो किसी से इस बातों को बताया नहीं और उनका साथ दिया। तो कहते हैं कि अगर कातिल का साथ देने वाला उसका दोस्त है या कोई भी है तो वो भी तो कातिल ही हुआ। तो साथियों, इस तरह से एक परिवार के जख्म, एक माँ बाप के जख्म फिर से ताज़े हो गए। फिर से माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। साथियों, ये थी पूरी कहानी। कहते हैं नशा चाहे किसी भी प्रकार का हो, शराब, दारू, शबाब, वह बर्बाद अपने आप को ही करता है। और साथियों, आजकल जो कत्ल हो रहे हैं वो बेहद हैरान कर देते हैं। साथियों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।